हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 1 और इसमें हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एडेड टीसी एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट पार्ट, हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक नॉर्मल जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल। तो पहले हम जनरल कम्युनिकेशन की एज अ होल एक हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें फेज़ 1 वो है जब ओरल कम्युनिकेशन एक सिंगल मीडियम होता था। लोग जब फिजिकली प्रेजेंट होते थे तब बात करते थे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ लोकल। और इसमें कोई भी मीन नहीं होता था, हम लोग आपस में बस बिना किसी डिजिटल डिवाइस के फिजिकली प्रेजेंट होकर बात करते थे। नाउ फेज़ 2 वो है जिसके अंदर एज ऑफ पॉपुलेशन थी फ्रॉम 1921 ऑनवर्ड्स, जिसमें मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, और उसी की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ उसके बाद, एंड इट प्रोड्यूस्ड रेडियो नेटवर्क्स एंड मैनी अदर मीडियम्स। देन केम फेज़ 3, जिसके अंदर कमर्शियलाइजेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई थी। जैसे कि हम लोग लोगोस बनाने लग गए हैं, कॉपीराइट्स और भी बहुत सारी एग्रीमेंट्स होती हैं जिनको और रजिस्ट्रेशन भी होती है। ये सब चीज़ें हमें करवानी पड़ती हैं जब भी हम कंपनी में या मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, और तभी उसी टाइम पे कंप्यूटर्स और सोशल मीडिया भी आने लगा। नाउ स्पेसिफिकली टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करी जाए तो हम 12th सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली है। इसका ये मतलब है कि नई नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ और ऑब्जर्वेशंस, नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़, ये सब हुआ था इस टाइम पे, और मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन भी तभी हुई थी, न्यू। और फिर 14 to 17 सेंचुरी में रेनेसांस। सो इसके अंदर ये होता है कि हमारे आर्ट और लिटरेचर, इसका रीबर्थ मतलब ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, एक तरह से कल्चर का प्रमोशन ये बढ़ गया था, एंड बुक्स और लिटरेचर और ये पब्लिकेशंस ये सब इंक्रीज़ हो गई थी। देन 19th सेंचुरी तक हमें पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया उसके बाद कमर्शलाइजेशन इंक्रीज़ हो गई। तो जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी देन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो गई थी। देन कंज्यूमरिज्म मतलब कि लोगों का इनटेक बहुत हो गया, मार्केट सिस्टम और ये सब बहुत बढ़ गया था, उसी की वजह से पेटेंट्स एंड राइट्स भी। देन 1876 ऑनवर्ड्स टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ्स आए एज ए मीडियम टू कम्युनिकेट, एंड उसके बाद टेलीफोन एंड टेलीग्राफ्स के बाद रेडियोज़ भी आ गए थे, जिसकी वजह से मास कम्युनिकेशन भी होने लगा। रेडियोज़ में ब्रॉडकास्टिंग होती है, मास कम्युनिकेशन होती है। देन 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स नेटवर्क्स हमें देखने को मिले हैं। फ्रॉम 1980s के बाद हमें वेब भी देखने को मिला, वेबसाइट्स वगैरह। देन कंप्यूटर्स और सोशल मीडिया बहुत कॉमन होने लगे। इन सब प्रोसेस को जहाँ पर डिजिटल डिवाइस यूज़ हो रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ जब कंप्यूटर्स आए हैं तब टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक तरह से एवोल्यूशन हो गया है, एंड दैट लेड टू कंप्यूटर एडेड टेक्निकल कम्युनिकेशन। पहले हम देखते हैं कंप्यूटर एडेड टेक्निकल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब टेक्निकल कम्युनिकेशन में इवोल्यूशन हुआ है लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है। पहले तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी एक डिजिटल डिवाइस के थ्रू ही बता पा रही हूँ। सो आप देखिए, इट इज़ एफिशिएंट और इससे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। मैं आपको देखिए कितनी अच्छी सर्विस दे सकती हूँ जब मैं कहीं और प्रेजेंट हूँ और आप लोग कहीं और पे प्रेजेंट हैं। देन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट के थ्रू भी होता है, जैसे कि टेलीविजन्स के थ्रू, वो मास कम्युनिकेशन है। देन गवर्नमेंट भी अपनी वेबसाइट्स बनाती हैं और अपनी सारी स्कीम्स की अवेयरनेस भी वो वेबसाइट्स के थ्रू देती हैं, लाइक गवर्नमेंट साइट्स। एंड एजुकेशनल और एकेडमिक पर्पसेस के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली रिसर्च पर्पसेस के लिए। नाउ कंप्यूटर एड्स में इंस्टेंट मैसेजेस, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट, ये तीन इसकी सब कैटेगरीज की तरह हैं। मतलब रियल टाइम मैसेजिंग हम कर सकते हैं। इंट्रानेट में क्या होगा, कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्स्ट्रानेट मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप के अंदर के लोग बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ट्रांसमिशन ऑफ वीडियोज़ एंड पिक्चर्स एंड ई बुक सर्कुलेशन के थ्रू हो सकते हैं। नाउ कंप्यूटर एडेड के एक ये भी फ़ायदा है कि इफ़ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट कम्स टू एन एग्ज़ाम, तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन थिंक कि टेक्निकल कम्युनिकेशन में कंप्यूटर ने हमारी इस तरह से हेल्प करी है। इफ़ यू थिंक एनी अदर टेक्नोलॉजी और एनी अदर डिवाइस इज हेल्पिंग अस, so you can always write that, you can make up your own answers. The last part is formal communication. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम मेन 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड वे ऑफ एक्सप्रेशन।
जिसमें से डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंपॉर्टेंट है। डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, ये इसकी 4 सब कैटेगरीज हैं। वे ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स ओरल या रिटन, मतलब मीडियम क्या होगा हमारा, ओरल मीडियम या फिर रिटन मीडियम। पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसको कैटेगराइज करने से पहले। फर्स्ट, गोल्स, वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड, चैनल फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, देन डिलेज इन ट्रांसमिशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, डिफाइंड एंड स्पेसिफिक जॉब्स या फिर टास्क्स, hierarchy, positions and bonuses, status, then rigid and inflexible. So हम सपोज करते हैं देयर इज़ अ लेटर ऑफ अप्रेजल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। सो अप्रेजल लेटर्स अथॉरिटी लिखती है टू एम्प्लॉयज़, तो इसके अंदर ये जो लेटर है ये बॉस ने लिखा है। सो इट इज़ टू कन्वे हाइक इन सैलरी, इसका गोल ये है। देन वेल डिफाइंड है, ये एक फॉर्मेट है क्योंकि ये एक लेटर है, लेटर ऑफ अप्रेजल एक फॉर्मेट में लिखा जाता है। चैनल ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एक लेटर के थ्रू। देन डिले इन ट्रांसमिशन होगा ही होगा, इसके अंदर जो भी बात लिखी है वो बिल्कुल झूठी नहीं है, इसलिए वो एक्यूरेट है और किसी एक पर्टिकुलर जॉब या टास्क को असाइन कर रही है वो कि अब तुम्हारा ये तुम्हें और अच्छे से परफॉर्म करना होगा बिकॉज यू हैव बीन अप्रेज्ड। नाउ हायरार्की है क्योंकि एक बॉस के थ्रू दिया गया है टू एन एम्प्लॉय, तो इसके अंदर पोजीशंस डिफाइंड है। इट इज़ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, यानी कि इस हायरार्की को कोई चेंज भी नहीं कर सकता। सो ये पूरा सिस्टम रिजिड है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। नाउ वील स्टडी डायरेक्शन ऑफ फ्लोज। तो मैंने बताया था देर आर 4, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया दैट वाज डाउनवर्ड क्योंकि वो ऊपर सीनियर से आ रहा था टू एन एम्प्लॉय। तो मैं इसी को एक चार्ट में बता देती हूँ। जैसे एक हम हायरार्की बना लेते हैं, देर इज़ अ हायरार्की, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। सो पहले बॉस, मैनेजर, देन अ लीड एंड देन एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। इसको डाउनवर्ड फ्लो कहेंगे जब बॉस टू मैनेजर, मैनेजर टू लीड होगा, देन लीड टू एम्प्लॉय। सो इट इज़ कॉल्ड टॉप टू बॉटम। इसमें सुपीरियर्स टू जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन तक बात पहुंचती है। सो मीडियम कैन बी एनीथिंग, ओरल या रिटन। ऊपर जो था वो एक लेटर था, रिटन था, वैसे ओरल भी हो सकता है एंड यूजुअली इट इज़ यूज्ड फॉर इम्पोजिंग एनी डिसीजन और गिविंग एनी टास्क। अब इसके और क्या क्या यूजेस हैं, अभी मैंने बताया टू इम्पोज अ डिसीजन, वैसे टू गिव एन इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कोई फीडबैक देना हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या ओरिएंटेशन मतलब लोगों को स्टार्टिंग में बताना पड़ता है काम, स्टार्टिंग जब उनकी करते हैं तब किसी न्यू फ्रेशर की। नाउ अपवर्ड, इसके अंदर हम सबसे पहले बॉस बनाते हैं, देन अगेन दैट मैनेजर, देन अ लीडर एंड देन एन एम्प्लॉय। इसके अंदर अपवर्ड मतलब पहले एम्प्लॉय बात कहता है लीडर से, देन वो कहेगा मैनेजर से एंड देन वो कहेगा बॉस से। सो इट इज़ कॉल्ड एज बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन। ज़्यादातर ओरल होती है, फेस टू फेस अगर हम कहें तो। ना सोशल ग्रुप्स के थ्रू भी हो सकती है, अगर कोई मीटिंग है तो उसके अंदर जो छोटी पोजीशन पे लोग हैं वो जाके अपनी बात भी बता सकते हैं। नहीं तो ओरल के अलावा रिटन फॉर्म्स आर ऑलवेज देयर। यूजेस टू वे कम्युनिकेशन मतलब एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अगर फीडबैक देना हो कि मुझे सीनियर की वाली बात अच्छी नहीं लगी, देन एनी सजेशन या किसी सीनियर से कंप्लेंट करनी होगी देन तब, और अगर हमें कोई आइडिया देना हुआ किसी सीनियर को तब भी हम ऐसे ही कम्युनिकेट करेंगे। या फिर सपोज़ आप न्यू हो, आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कोई प्रमोशन कैसे होता है या फिर पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम ही आपको डिस्कस करनी हो तब भी। अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल। तो जब ऐसे लोग होंगे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब वो ऐसे लोग जो सेम पोजीशन पे हैं, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन है और वो किसी सेम सुपीरियर के अंडर हैं, तब उसमें हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब एक ही लेवल पर बात हो रही है, किसी हायरार्की में हमें ऊपर या नीचे नहीं जाना पड़ रहा। तो इसके अंदर मैंने 2 लीडर्स बनाए हैं, बट द कम्युनिकेशन इज़ नॉट बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स अंडर 2 different leaders. Same superiors are there. These are different channels, gossips, rumors, meetings, etc. These are usually informal. फिर इसके यूजेस क्या हैं, अगर लड़ाई हो जाए, डिस्प्यूट्स, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसे रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए जो लोग साथ में काम करते हैं। देन टीम वर्क को प्रमोट करने के लिए यूजुअली मोरल भी बिल्ड करते हैं आपस में। सो इट इज़ मोर इंटरनल, मोर फ्रैंक, इनफॉर्मल है, पर्सनल भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ये आपस में कॉमन गोल्स शेयर करते हैं क्योंकि लोग
दैट्स वाई. नाउ लास्ट इज डायगोनल. इस कम्युनिकेशन में देर इज़ नथिंग वेरी स्पेशल, बट अगर सुपीरियर्स दो अलग अलग हैं, देन लीडर वन एंड लीडर टू, उनके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. सो इफ़ एन एम्प्लॉय जस्ट जंप अप द लैडर एंड टॉक टू द लीडर टू, तो वो डायगनल है. ऐसे ही एम्प्लॉय थ्री इज टॉकिंग टू द लीडर ऑफ अनदर ग्रुप, देन दिस इज ऑल्सो डायगनल. इसमें सिंपली होकर रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट हायरार्की and cross department. The famous part of this is barriers to communication. Now by barriers I mean hindrances, hurdles that is affecting the transmission. Now किसी भी मैसेज के बीच में अगर हम उसे पहुंचा नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बैरियर्स कहलाते हैं. So there is a difference between barrier and noise in communication. Here I am giving you an example of psychological barrier. One person is talking and talking, लेकिन जो दूसरा वाला है वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा है. तो यहाँ पर उसकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मैसेज तो ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन वो सामने वाला वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है. तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि वो एक एब्सेंट माइंडेड इंसान है. तो इन्फॉर्मेशन वो दी जा रही है लेकिन रिसीव नहीं करी जा रही. नाउ यहाँ पर नॉइज़ में क्या हो रहा है कि ट्रांसमिशन के अंदर चेंज हो रहा है, ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जिससे मैसेज डिस्ट्रक्ट हो रहा है. ऊपर मैसेज डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैसेज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. सो द ट्रांसमिशन इज़ पुअर हेयर बिकॉज ऑफ द बैड वेदर. तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आए. ऊपर वाले में ट्रांसमिशन वॉज फाइन, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? रिसेप्शन पे. यहाँ पे भी रिसेप्शन में प्रॉब्लम है, बट बिकॉज ट्रांसमिशन वॉज नॉट फाइन. ट्रांसमिशन वॉज नॉट फाइन, दैट्स वाई रिसेप्शन वॉज नॉट फाइन टू. सो नॉइज़ और बैरियर में ये बहुत मिनिमम डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. सो इन शॉर्ट वी कैन से बैरियर्स आर प्रॉब्लम एट द ट्रांसमीटर और द रिसीवर. सो फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. अगर पॉलिसी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को रोकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, देन इट इज़ अ काइंड ऑफ बैरियर, क्योंकि उसमें तो बोलना ही अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके की बात या कम्युनिकेशन अलाउ नहीं हो रही. रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर अगर स्टेटस और हायरार्की लोगों की अलग अलग है, वो बात करने में घबराएंगे. देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर कम्युनिकेशन में गैप्स हैं, लोग बात नहीं कर सकते हैं, इतनी और कॉम्प्लेक्सिटी है, देन तब भी. एंड लेस अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है लोगों को बात करने की, घुल मिलने की, देन वो एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है. नाउ सेकेंड इज सिमेंटिक बैरियर. इसमें ना लिंग्विस्टिक बैरियर्स आते हैं सारे. अब जैसे कि लोग अलग अलग लैंग्वेज से अगर बिलोंग करते हैं, वो आपस में नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी, उन्हें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही. ना बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज मतलब आपको नहीं बताना आ रहा अगर, तो वो सामने वाले को भी कुछ समझ में नहीं आएगा. अगर मैं सही से कुछ नहीं बता पाऊँगी, आपको समझ में नहीं आएगा वो. देन फॉल्टी ट्रांसलेशन. इट मीन्स अगर दो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिटवीन इज़ अ ट्रांसलेटर, वो सही से ट्रांसलेट करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, देन फॉल्टी ट्रांसलेशन की वजह से किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसइंटरप्रिटेशन भी हो सकती है. देन देयर आर परसेप्शंस ऑल्सो. अगर कोई अपने आप ही कोई अजम्पशन लेके बैठा हुआ है, ही और शी इज़ बिलीविंग फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी एक सिमेंटिक बैरियर है. या फिर जार्गन लैंग्वेज मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म्स अगर यूज़ करी गई हैं, सो उससे भी प्रॉब्लम आती है. देन कम्स पर्सनल बैरियर. पर्सनल बैरियर मतलब किसी पर्सनल आप कुछ फील करते हो और उसकी वजह से ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है. ट्रांसमिशन प्रॉब्लम मतलब अगर आप कुछ बता नहीं पा रहे हो या सामने वाला कुछ सुन नहीं पा रहा है, आपकी बात नहीं समझ पा रहा है. देन फर्स्ट इज स्टेटस एंड कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. या फिर अगर कोई सुपीरियर है तो उसको चैलेंज करने का फियर अगर आपको है, तो भी आप अपनी बात को सामने रखने से डर सकते हो कि मैं ये बात नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसा लगेगा आई एम चैलेंजिंग द सुपीरियर्स. देन अगर आपको फेथ नहीं है इन सबऑर्डिनेट्स, यानी आपको अपने फ्रेंड्स में या सेम लेवल के लोगों में भी अगर फेथ नहीं है, आप बिलीव नहीं करते हो, आप बात नहीं करोगे. और कभी कभी लोग ट्राई ही नहीं करते, उनके अंदर अंदर से encouragement से नहीं आती बात करने की, वो भी लोग बात नहीं करते हैं. इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ फीलिंग्स. नाउ फोर्थ इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स. इसका मतलब ये, जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, दैट लैक ऑफ अटेंशन, डे ड्रीमिंग. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर व्हेन देयर इज समथिंग इन योर माइंड, किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, मतलब सीरियस होनी ज़रूरी नहीं है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन. देन इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन,
ड्यू टू एनी परसेप्शन और एनीथिंग, उसकी वजह से अगर आप पहले से ही गलत गलत सोच के बैठ जाओगे, देन वो स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडाइसेस, उसकी वजह से अगर गलत इंटरप्रिटेशन है, देन पुअर रिटेंशन मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के नहीं सुन पा रहे हो, इस वजह से आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा, सब कुछ सर के ऊपर जा रहा है। सो दैट इज़ पुअर रिटेंशन। ये सभी साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं।